अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सागौन लगाएं, कम लागत में लाखों कमाएं। मूंगफली की फसल से कैसे लें अधिक उपज? किसान भाइयों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप इस कहावत को सच में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सागौन की खेती करनी होगी, क्योंकि सागौन से अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती है, जिस कारण बाजार में इसका भाव भी अच्छा है। तो आप किस प्रकार से करें इसकी खेती, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चट जाता है। और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है।
इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम NPK की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें। किसान भाइयों, गड्ढों की खुदाई का कार्य आमतौर पर गर्मी में किया जाता है और आपने ऐसा किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस समय भी गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दें और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दें। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं। इस तकनीक में 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किलोमीटर की दूरी पर ओंकारेश्वर से नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग लेकर यात्रा उज्जैन पहुंची। यहां भारत माता मंदिर पर शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया गया। शिवलिंग का स्वागत बड़े ही धूमधाम से नगरवासियों ने किया। वहीं भोले के भक्त शिव भक्ति में डूबे नजर आए। 600 किलो वजनी नर्मदेश्वर महादेव को राम जन्मभूमि न्यास को ये शिवलिंग सौंपा जाएगा, जहां राम मंदिर के विग्रह के चारों ओर बन रहे करीब 14 फीट चौड़े परकोटे के 6 मंदिरों में से एक मंदिर में ओंकारेश्वर के नर्मदेश्वर महादेव स्थापित होंगे। शेखपुरा में सनातन रक्षा समिति की ओर से गीता जैसे पवित्र पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग को लेकर यज्ञ किया जा रहा है। 1 सप्ताह तक भागवत कथा का आयोजन शेखपुरा नगर के नरसिंह भगवान स्थान पर आयोजित किया गया। इन लोगों का कहना है कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब सनातन का ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
अपने राज्य में मूंगफली की खेती बहुत से किसानों ने लगा रखी है, लेकिन इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप मूंगफली की फसल में विभिन्न कार्यों को समय पर करें। तो मूंगफली की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरना के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। आज हम मूंगफली की फसल के उत्पादन तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। मूंगफली की फसल में इस समय जो सस्य क्रियाएं और जो पौध संरक्षण से संबंधित चर्चा है वो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि मूंगफली एक बहुत ही बड़े क्षेत्रफल पे बोई जाने वाली फसल है और यह फसलें बहुत ही हमारे किसान भाई आर्थिक लाभ के लिए इस फसल को लगाते हैं और फसल चक्र में भी महत्वपूर्ण होती है और इससे हमारे किसान भाइयों को अच्छी आमदनी भी मिलती है और इसका दाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसका जो चारा प्राप्त होता है सूखा, उससे भी हमारे पशुपालन के लिए काम में आता है। तो इसलिए काफ़ी पोषक तत्व होते हैं चारे में, इसलिए दोनों तरीके से ये फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे दाने के रूप में खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग अधिक रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए कुछ जरूरी कार्यों को इस समय करना होता है, जो इस प्रकार से है। मूंगफली की फसल बोने के बाद इसमें जो भी सस्य क्रियाएं होती है उस पर हम चर्चाएं करेंगे। उसके बाद बोने के बाद जब सबसे ज़्यादा समस्या आती है मूंगफली में वो खरपतवार के कारण से, क्योंकि इसकी हाइट ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो खरपतवार का और फसल का जो कंपटीशन होता है शुरुआती, उसको हम मिनिमाइज करें, उसका प्रबंधन करें, निराई गुड़ाई करके या जो खरपतवारनाशी है उनका जो रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से छिड़काव करके या उसका उपयोग करके हम खरपतवारों की जो संख्या है उसको कम करें या उसके जो उससे होने वाले जो नुकसान है उसको कम करें, जिससे हमारे को आर्थिक रूप से फ़ायदा ज़्यादा हो सके, हमारा फसल उत्पादन अच्छा हो सके इस फसल का। तो ये सारी क्रियाएं करीब करीब हो गई है और इसमें अब समय है कि मूंगफली में फूल आके उसमें सुइयां चालू हो रही है मूंगफली बनने के लिए। तो इस समय हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य ये चीज़ है कि इस टाइम में ज़्यादा उसमें निराई गुड़ाई और इस प्रकार की जो इंटरकल्चरिंग जो ऑपरेशन है, अंतर सस्य क्रियाएँ हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यदि वहाँ से जड़ क्षेत्र से यदि मिट्टी को हटाएंगे या मिट्टी में कुछ इंटरकल्चरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो सुइयां चल रही हैं वहाँ नुकसान होगा। तो इसलिए मूंगफली के आसपास मिट्टी चढ़ाने का काम करें जहाँ सुइयां अच्छी तरह से जाए और मूंगफली उसमें बने। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी खरपतवार उसको हाथ से निकाले, इस टाइम में जो इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन सस्य क्रियाएं वो नहीं करे। साथ ही जो भी खरपतवार है जो दिखता है फसल में भाई कॉम्पीट कर रहा है, तो उस दौरान हाथ से खरपतवार को निकालते रहे फसल में। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मूंगफली की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है और यदि जहां अधिक वर्षा हो वहां खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें और इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में लंबा अंतराल हो, तब आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई इसकी कलर से करने पर कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों को कि हमारी फसल में आर्थिक रूप से नुकसान नहीं हो, इस चीज़ को ध्यान रखते जब सुइयां चल रही है उसमें मूंगफली बन रही है, उस दौरान जो स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, इस टाइम जो पानी की कमी हो रही है, नमी की कमी हो रही है फसल को, तो समय एक निश्चित अंतराल पे जो क्रांतिक अवस्था है मूंगफली की फसल में सिंचाई की, उस समय पे हम सिंचाई करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो नुकसान हमारे किसान भाइयों को नहीं होगा। उसमें जब नमी रहेगी तो उसमें सुइयां अच्छे से चल पाएगी, उसमें हार्ड लैंड नहीं होगी और उसमें सुइयां अच्छे से चलेगी तो अधिकतम मूंगफली खेतों में लगेगी। यही एक जो अच्छा समय है जो उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखें कि हमारी जो मूंगफली अभी सुइयां चल रही है तो हम कम से कम एक सप्ताह के अंतराल पे फव्वारे से जो सिंचाई करते हैं फव्वारा पद्धति से, उस सिंचाई को हल्की सिंचाई करते रहे। साथ ही हमारे किसान भाइयों को अभी ज़्यादा सफ़ेद लट की समस्या आ रही है, जैसे जैसे नमी की कमी होती है या टेम्परेचर बढ़ता है तो सफ़ेद लट मूंगफली की फसल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुँचा रही है। तो सबसे पहले तो सफ़ेद लट का प्रबंधन कैसे करें, जब हम बुआई
बुआई करते हैं उससे पूर्व जब खेत की तैयारी करते हैं उस टाइम में गर्मियों की गहरी जुताई करके खेत को करीबन 1.5 से 2 महीना हम खाली गर्मियों में जो अप्रैल मई का महीना है उसमें खाली छोड़े गहरी जुताई करके, जिससे काफ़ी कीटों की और खरपतवारों की जो समस्या आती है वो उनमें कमी आती है। और उसके बाद में हम जब मूंगफली की फसल की बुआई करते हैं उससे पूर्व भूमि उपचार और बीज उपचार करके ही हम बुआई करें मूंगफली की, तो आने वाले समय में इस प्रकार की जो समस्या आती है सफेद लट की वो उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारी क्रियाएं हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी जो इस समय सबसे ज़्यादा जो सफेद लट से नुकसान हो रहा है खड़ी फसल में, उसको कैसे मिनिमाइज करें, उसको कैसे कम करें कि हमारी फसल को बचा सके और उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो खड़ी फसल में जैसे जैसे हम सिंचाई करते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि सफेद लट के प्रबंधन हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL जो कीटनाशी है उसका जो 300 ml कीटनाशी की मात्रा को लेके हम सिंचाई के साथ में दें। यदि इस प्रकार से हमारे किसान भाई नहीं कर पाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को जो सूखी बजरी है 80 से 100 किलो या साफ मिट्टी है खेत की, उसमें इस दवाई को मिला के फसल की जड़ क्षेत्र में हम उसको छिड़काव करें, उसको डालें और उसके बाद में हल्की सिंचाई करें जिससे कीटनाशी फसल की जड़ों तक पहुंचे, जिससे जो सफेद लट है वो काफ़ी गहराई तक चली जाती है या हमारी फसल को, जो खड़ी फसल है मूंगफली की, उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इस प्रकार से हमारी फसल को जो सफेद लट के द्वारा जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान से हमारे किसान भाई इस फसल को बचा सकते हैं और अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। गीता को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा मिलेगा। गीता ये अक्रॉस द रिलीजन, ये मोस्ट साइंटिफिक बुक है। हमारे सनातन धर्म के लिए तो बृहत ज्ञान है ही, इसलिए हमारे महाराज जी आ रहे हैं, सिखपुरा के तमाम जनमानस के बीच में सभी को गीता की अलग जगाएंगे। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर अलग जगाने वाले युवक सचिन सौरभ ने कहा कि गीता पवित्र ग्रंथ है जिससे देश और दुनिया में शांति, सद्भाव, प्रगति की स्थापना होती है। गीता का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने का काम शेखपुरा में किया जा रहा है। गीता उपदेश पर प्रवचन का भी आयोजन किया गया जिसमें वृंदावन के कई कथावाचक आए हुए हैं। गीता का ज्ञान देने के लिए महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एयरफोर्स की कार्यशैली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। धान की खेती में किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। ऐसे में किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी कि BGA का प्रयोग करके यूरिया जैसे जरूरी पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं। तो आप कैसे BGA बनाएं और इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर NC गुप्ता से। किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। आज मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नील हरित शैवाल और ऐसे भाषा में काई जिसको कहते हैं, यह एक तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो भूमि को प्रदान करता है और ये भूमि में जब मट्टी में जब प्रदान होता है तो वो पौधों को नाइट्रोजन देता है। इसको हम उपयोग करने से, नील हरित शैवाल को उपयोग करने से यह पाया जाता है कि 25 से 30 किलो यूरिया हमें बचत होता है, जो 45 से 60 किलोग्राम यूरिया को हम बचत करते हैं। अब है इसे हम कैसे बनाते हैं।
सबसे पहले कि नीलहरी शैवाल एक छोटे सीमांत किसान अपने यहाँ भी बना करके और इससे से अधिक अपने खेत में उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीजीए बनाने की विधि के बारे में। नीलहरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलिथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ग्लेवनाइट शीट को अगर नहीं करते तो इसे हम सीमेंट का भी हम बना सकते हैं, सीमेंटेड का भी बना सकते हैं। ग्लेवनाइट शीट में फिर 10 केजी हम दोमट मट्टी, उपजाऊ मट्टी को डालते हैं। उसमें 100 से 200 ग्राम रॉक्स फॉस्फेट डालते हैं और 10 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट नामक रासायनिक है, उसको डाल करके अच्छी तरह हम ट्रे में मिला देते हैं और ट्रे में हम 4 से 5 इंच पानी भर देते हैं ताकि वो मट्टी नीचे की ओर बैठ जाए। इसके बैठने के उपरांत हम फिर इसमें 200 से 250 ग्राम नीलहरी शैवाल की बीज को छिड़काव करते हैं और यह एक माने धूप प्रकाश संश्लेषी माने धूप में पूरी तरह धूप में होना चाहिए, ठंडी अवस्था में नहीं। जो धूप में होने से इसकी पैदावार बहुत जल्दी से होता है, 15 से 20 दिनों में इसकी पैदावार होती है। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। एक ट्रे से 2 से 3 बार हम शैवाल का कलेक्शन कर सकते हैं, जो 4 से 5 केजी शैवाल के बराबर होता है और इसको अच्छी तरह से हम धूप में सुखा करके 2 साल तक कम से कम हम अपने पास रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बनाने की विधि कि हम इस तरह बनाते हैं। अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इसके उपयोग करने से क्या फायदा होती है। या शैवाल धान के खेत में हम उपयोग करते हैं। अगर एक ही खेत में बार बार अगर हम शैवाल का यूज कर रहे हैं धान के खेत में, तो बाद में फिर हम शैवाल का उपयोग नहीं भी करने से शैवाल उसमें पाया जाता है और हम इस तरह 20 से 25 केजी नाइट्रोजन मिलता है इसके अति देने से। शैवाल को उपयोग करने से एक तो मट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो बरकरार रहती है। सबसे पहला भूमि में उर्वरकता शक्ति बरकरार रहता है और इसे खेत में उपयोग करने से, धान के खेत में उपयोग करने से 15 से 20% उपज में वृद्धि होती है। यह हम लोगों का कृषि महाविद्यालय में देखा गया है कि 15 से 20% आपका उपज में वृद्धि होगी और जो भी पौधे में जो कीटनाशक जो लगते हैं वो उसमें सुधार होती है, उसको देखने में सुधार होती है कि एकदम एक तरह से ये जैविक खाद है और जैविक खाद के उपयोग करने से पौधा हष्ट पुष्ट पाया जाता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नयापुरा, जिला कोटा के कृषक मुकेश सैनी ने। ये बैगन की फसल में छोटी पत्ती रोग के रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश सैनी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है, और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है, और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उस पे तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें, तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं। और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमिथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमिथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज़्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।